नजर प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा पर है। आज रात वो चीन के लिए रवाना होंगे। सीएनबीसी आवाज भी इस वक्त चीन में है और वहां से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पल पल की खबरें दे रहा है हमारी संवाददाता तमन्ना इनामदार दत्ता। चीन में लगातार कवरेज कर रही हैं और इधर शियान भी प्रधानमंत्री की स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार। अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। सरकार ने घरेलू ब्लैक मनी पर लगाम के लिए कसी कमर। कैबिनेट ने बेनामी ट्रांजैक्शन बिल को दी मंजूरी। राज्यसभा से ब्लैक मनी बिल भी पास और हम बताएंगे कि नए कानून के बाद क्यों लग रही है एनआरआई बनने की लाइन। कैबिनेट ने एनटीपीसी और आईओसी में विनिवेश के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी को भी मिली मंजूरी। For some reason, the principal opposition party, the Congress party, took a view that it needs one more committee. It's surprisingly because it was their own bill. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर कांग्रेस के रुख पर जताया आश्चर्य। कहा मानसून सत्र में हर हाल में पास कराना होगा जीएसटी संशोधन बिल। एयरलाइन कंपनियों की मनमानी के खिलाफ आवाज का हल्ला बोल। मनमानी किराए, विंडो सीट और रिफंड के नाम पर यात्रियों को जा रहा है लूटा। सांसदों ने भी उठाई आवाज, सरकार का भी मिला साथ। व्यक्तिगत राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए। शेयर बाजार में बुल और बियर की जंग में आखिरकार बुल्स ने मारी बाजी। जोरदार उठापटक के बाद सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट चढ़कर बंद। निफ्टी भी 8,200 के पार। मिड कैप शेयर में शानदार जोश। कैबिनेट ने चाइल्ड लेबर कानून में किया अहम बदलाव। 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी पारिवारिक कारोबार में कर सकेंगे काम, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के कदम का किया विरोध। बुलेटिन में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से करेंगे एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़ें उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। सरकारी विज्ञापनों में नहीं दिखेंगे मंत्री मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश। मंजूरी के बाद सिर्फ पीएम, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस की लगेगी तस्वीर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील्स की हो सकती है जांच। हरियाणा सरकार की उच्च स्तरीय जांच आयोग बनाने की तैयारी। मंडियों में दिख रहा है बेमौसम बारिश का साइड इफेक्ट। हर ओर भड़क रही है महंगाई की आग। कागज पर कम हो चुकी जिद्दी महंगाई की क्या है जमीनी हकीकत, आवाज की खास पड़ताल। और रंग लाया शहरयार खान का भारत दौरा। सरकार ने दी भारत पाक क्रिकेट सीरीज को हरी झंडी। अब बस टाइमिंग की औपचारिकता बाकी। आज कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं। काले धन पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून पर मुहर लगी तो यूरिया सब्सिडी को लेकर नई नीति को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं आईओसी और एनटीपीसी के विनिवेश को भी मंजूरी दे दी गई है। चाइल्ड लेबर को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। इन खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। लेकिन सबसे पहले चलेंगे दिल्ली, जहां लक्ष्मण से बात करेंगे। लक्ष्मण, बेनामी ट्रांजैक्शन कानून से घरेलू ब्लैक मनी पर लगाम लगाने में कितनी कामयाबी सरकार को मिल पाएगी? देखिए, इससे काफी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि अब तक घरेलू ब्लैक मनी को रोकने के लिए कोई ठोस कानून व्यवस्था में थे ही नहीं। बेनामी ट्रांजैक्शन बिल था, सरकार ने उसे पारित कर दिया था, लेकिन उसके कानून को सरकार ने नोटिफाई नहीं किया था, उनके कानून लागू थे ही नहीं। अब सरकार ने जो नया कानून लाया है उसकी तुलना अगर हम पिछले कानून से करें तो उसमें 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बेनामी संपत्ति की परिभाषा बदल दी गई है। पहले यह था कि अगर पत्नी आपके नाम पर, पति के नाम पर पति कोई पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है या फिर अपनी अविवाहित बेटी के नाम पर संपत्ति खरीदता है तो वो बेनामी संपत्ति नहीं कहलाएगी। अब ऐसा नहीं है। अब इसमें यह होगा कि पति चाहे पत्नी के नाम पर खरीदे या फिर पत्नी चाहे पति के नाम पर खरीदे या फिर किसी बच्चे के नाम पर खरीदे तो वो संपत्ति बेनामी संपत्ति नहीं कहलाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि पहले यह था कि अगर आप अपने भाई या बहन के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं तो वो बेनामी संपत्ति नहीं कहलाएगी। लेकिन अब नियम बदल दिया गया है। अब कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। आप अपने भाई या बहन के नाम पर संपत्ति तो खरीदें, लेकिन वो संपत्ति खरीदते वक्त ज्वाइंट नाम से संपत्ति खरीदें, यानी आपका नाम और आपके भाई का नाम, आपके बहन का नाम वहां पे होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि संपत्ति खरीदते वक्त आपको कहां से पैसा आया, सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया, तभी वो संपत्ति आपकी बेनामी संपत्ति नहीं कहलाएगी। अगर इन तीनों कैटेगरी में नहीं आती है तो वो संपत्ति बेनामी कहलाएगी और सरकार उसको जब्त कर सकती है। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया वो ये कि बेनामी
संपत्ति अगर आपके पास पाई जाती है तो यहाँ पे पहले 3 साल तक की सजा थी, अब उसे बढ़ाकर 7 साल तक की सजा कर दी गई है। पहले उसमें जुर्माने का प्रावधान कितना होगा वो नहीं था, अब जुर्माने का प्रावधान किया गया है कि संपत्ति जो बेनामी पकड़ी जाएगी उसका मार्केट वैल्यू जो होगा उसका 25% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये काफी सख्त कानून है, अभी राज्यसभा लोकसभा में रखा गया है, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है और सरकार को भरोसा है कि अगले सत्र में इस बिल को पारित करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। तो हो सकता है कि मानसून सत्र के बाद ये बिल कानून के शक्ल में दिखने को मिले। शुक्रिया तमाम डिटेल्स से लक्ष्मण। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में बेनामी नाम पर संपत्ति रखने के चलन को पूरी तरह से खत्म करना है, यही वजह है कि सरकार बेनामी ट्रांजैक्शन बिल लेकर आई है। बेनामी नामों पर संपत्ति रखे, ये जो प्रक्रिया इस देश में चलती थी उसको समाप्त करना है, उसको गैर कानूनी बनाना है। और क्योंकि ये एक बड़े लंबे फर्जे से एजेंडा चला आ रहा था, 1988 का पुराना कानून था, वो कानून लागू ही नहीं हुआ और इसलिए उसको बदलकर इस कानून को लाया जा रहा है, ये एक पॉजिटिव कदम है। संसद का बजट सत्र खत्म हो गया है। इस दौरान करीब 25 बिल पास हुए हैं, लेकिन जीएसटी बिल पर कांग्रेस के रुख से वित्त मंत्री हैरान है। विपक्ष के अड़ियल रवैये की अरुण जेटली ने आलोचना की है। उनके मुताबिक विपक्ष के रवैये से न सिर्फ जीएसटी बिल लागू होने में देरी हो रही है बल्कि देश को काफी नुकसान भी हो रहा है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जीएसटी बिल मानसून सत्र में पास हो जाएगा। For some reason, the principal opposition party, the Congress party, took a view that it needs one more committee. It's surprisingly because A, it was their own bill, B, it's been improved upon by the standing committee, C, their own chief ministers are privy to the empowered committee which has approved it. This poses an important challenge before us. And the challenge is that what should have been really cleared in March and April, or May at best, now goes to July. And hoping that it's cleared in July, which I am reasonably certain. पर ब्लैक मनी पर सरकार की सख्ती का साइड इफेक्ट दिख रहा है। आवाज को पता चला है कि विदेशी काले धन को बाहर निकालने के लिए सरकार जो कानून लेकर आई है उसके बाद कई लोग देश से बाहर का रुख कर रहे हैं। अचानक ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई का स्टेटस चाहते हैं और विदेश में 6 महीने से ज्यादा रहने वाले लोग इनकम टैक्स विभाग में एनआरआई गिने जाते हैं जिन्हें टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी खबर पर बात करते हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, ये बताए कि क्यों लंबी हो रही है एनआरआई बनने वालों की यहां पर कतार और कितनी बड़ी हो सकती है ये तादाद? ये एनआरआई बनने की जो होड़ लगी है, खासतौर पे जानकारी मिल रही है हमें सिंगापुर, दुबई जैसे सेंटर्स में, उसकी जो वजह है कि काफी सारे उद्योगपति, ये जो ब्लैक मनी के लिए बिल लाया गया है, जिस तरह से विदेश में काला धन पकड़े जाने पर सजा बढ़ाई जा रही है, उसको देखते हुए ये बेहतर लगता है काफी लोगों को कि वो एनआरआई बने, विदेश में नागरिकता लें और यहां पे टैक्स फाइल करने की जगह कहीं और टैक्स फाइल करें। तो ऐसे देश जहां पे आपको ज्यादा टैक्स नहीं लगता उसकी शरण ली जा रही है और ये लोकेशंस कन्वीनियंट भी हैं। अगर भारत में आपका कारोबार है तो आप बड़ी आसानी से कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये कतार बढ़ रही है। अब कितने लोग अमूमन हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। काफी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद करीबन 80,000 एप्लीकेशंस लगाई गई हैं इन देशों में नागरिकता के लिए। हालांकि हमने जो बातचीत की है ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जहां पर आपको यह आंकड़ा सही मिल जाए, लेकिन हमने वकीलों से बात की, हमने टैक्स कंसल्टेंट से बात की, हमने कुछ बैंकर्स से बात की जिन लोगों को इस चीज का पूरा अंदाजा होता है, उनके क्लाइंट्स होंगे, उनके बिजनेस एसोसिएट्स वगैरह होंगे। तो हमें अंदाजा लग रहा है कि हजारों की तादाद में लोग जरूर बाहर जा रहे हैं और इन देशों की नागरिकता ले रहे हैं। अगर आप देखें तो सरकार ने ये कदम जो उठाए हैं उसकी सभी सराहना करते हैं। जानकारों का भी कहना है कि ब्लैक मनी को रोकने पर सरकार काफी सख्त है और ये अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये उसका एक हम कह सकते हैं कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस निकल कर आ रहा है। प्रदीप, इकोनॉमी और बाजार पर इसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा? बाजार पर क्या इसका हम देखेंगे कि असर आ रहा है? दरअसल बिजनेस पर इसका कुछ बुरा असर पड़ेगा ऐसा लगता है। आप देखें तो मिसाल के तौर पे एम्बिट कैपिटल ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें इन्होंने जो कहा है कि सरकार की ये जो मुहिम है काले धन को रोकने की, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि सरकार चाहती है कि ईमानदारी से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स फिक्सिंग करने के आदी हो चुके हैं। तो ऐसे में एग्जीक्यूशन काफी मुश्किल हो रहा है, एग्जीक्यूशन में डिले
हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वक्त पे नहीं जारी हो रहे हैं और उसके चलते इकॉनमी पे, ग्रोथ पे जो असर पड़ने वाला है वो बुरा ही पड़ेगा, ऐसा लगता है। इनका ये अनुमान है कि इस वित्त वर्ष के दौरान जो सारी कंपनियों की जो उनके कवरेज में है उनकी ईपीएस 10% से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। 15, 16, 17% के अनुमान ज्यादातर लोग लगा के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि साफ सफाई करने की सरकार की ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, भ्रष्टाचार रोकने की, काले धन को रोकने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट जो हैं उनको जाहिर है कि पसंद नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति में उनके प्रोजेक्ट्स आपको अटकते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल ग्रोथ पे और निवेशकों के रिटर्न पे भी इसका असर पड़ने वाला है। तो सरकार का एक सराहनीय कदम, लेकिन इकोनॉमी और मार्केट के लिए शायद इतनी अच्छी खबर नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया प्रदीप। रेवेन्यू सचिव शक्तिकांता दास का कहना है कि कानून के नोटिफिकेशन के बाद कंपनी विंडो की घोषणा की जाएगी। Today, the black money bill also, what is known as the black money, undisclosed foreign income and assets imposition of tax bill has also been passed in the Rajya Sabha. It was passed in the Lok Sabha a couple of days ago. So now it will have the effect of the law. We will have to get the presidential assent and notify that bill. So the black money bill will take effect once it is notified. And once the bill is notified, as a part of the rules, we will also notify the period of the compliance window. And then the implementation of that act will take effect. और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको बुल्स और बीएस में कैसे आज बुल्स ने मारी बाजी। बाल श्रम कानून में बड़े बदलाव के बाद सरकार के सामने उठे अहम सवाल। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से सीएनबीसी आवाज की खास बातचीत इस ब्रेक के बाद। बाजार में आज बुल्स और बेयर की जमकर लड़ाई हुई है। आखिरकार बुल्स ने बाजी मारी और बाजार चढ़कर बंद होने में कामयाब दिखाई दिया। सेंसेक्स जहां 374 पॉइंट उछलकर बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी 108 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है। बाजार में आज की जंग का पूरा एक्शन रिप्ले बता रही हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। थोड़ी जल्दबाजी होगा ये कहना कि वाकई में बुल्स की जीत हुई आज, क्योंकि हमने देखा बाजार काफी वॉलेटाइल था। शुरुआत काफी तेज रही बाजार की। यहाँ पर हमने देखा 8200 के ऊपर काफी कंफर्टेबली दिख रहे थे हम, लेकिन उसके बाद 10:30 के आसपास फिर से बिकवाली का दबाव हावी हुआ। और ये देखिए यहाँ पर जो सेल ऑफ था वो आखिरी 2 घंटों में ही आता हुआ दिखाई दिया है। तो कन्विंसिंग मूव ऑफ कोर्स लेवल्स पर आप देखेंगे आता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन 8200 के ऊपर जो समाप्ति है वो एक बेहतर साइन जरूर है। 100 पॉइंट के गेंस निफ्टी में, आखिर में सेंसेक्स में भी आप देखिए करीब 350 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। छोटे मझौले काउंटर्स में आज ज्यादा एक्शन था और खास तौर से आप देखेंगे करीब 2% ये इंडेक्स भागा है। और आज के रनअप में हमने देखा है बैंकिंग काउंटर्स जो कल लहूलुहान हुए थे वहां पर एक स्मार्टर परफॉर्मेंस देखा गया है। बैंक निफ्टी आज लगभग 450 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिखाने में कामयाब था। फोकस अगर आप रखें कि निफ्टी वाले कौन से शेयर थे जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला आज के सत्र में, तो गेनर्स में हमने देखा प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे आगे थे, जिसमें एक्सिस, आईसीआईसीआई जैसे शेयर शामिल थे। लेकिन गेल देखिए, गेल के साथ साथ हमने देखा ओएनजीसी, केन जैसे काउंटर्स में खरीदारी आती हुई दिखाई दी। पावर काउंटर्स में टाटा पावर एक परफॉर्मर रहा है आज के ट्रेड का। तो ये कुछ पॉकेट्स थे जहां पर हमने देखा धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी। एमएनएम, एचडीएफसी, भेल जैसे काउंटर्स में हमने देखा है तेजी का मूड जरूर बना। लेकिन इस तरह के मार्केट में थोड़ी बहुत बिकवाली का दबाव भी आया। ऑफकोर्स निराशा हाथ लगी थी लुपिन के शेयर में नंबर्स के बाद, तो स्टॉक की धुलाई हुई, 3% का नुकसान। हिंडाल्को क्योंकि इनकी सब्सिडरी नोवेलिस का परफॉर्मेंस खराब रहा है तो प्रेशर रहा क्वार्टरली परफॉर्मेंस में, 3% टूटा शेयर। एनटीपीसी आज पिटा है क्योंकि विनिवेश का यहां पर वो नॉड आ गया है कैबिनेट की ओर से। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल में भी हमने देखा थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है। अगर आप छोटे मझौले काउंटर्स की तरफ रुख करें तो यहां पर हमने देखा बैंक्स में सबसे ज्यादा एक्शन। यूनियन बैंक, सिंडिकेट 3.5 से 4% के गेन्स इन काउंटर्स में आते हुए दिखाई दिए। रिजल्ट हैवी दिन था। अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स पर हमने देखा स्टॉक को एक थम्स अप मिला, 7% ऊपर रहा। इमामी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ज्यादा एक्टिविटी यहां पर नहीं देखने को मिली है। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए यह था कि एमएससीआई इंडेक्स में 8 नए शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए। उसका आप असर देखिए। भारत फोर्ज में ज्यादा हरकत रही 1 से 1.5% तक की, लेकिन आइशर मोटर्स, कॉनकॉर्ड जैसे काउंटर्स में तेजी का मूव ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा
लुपिन भी जुड़ा है MSCI में, लेकिन उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया क्योंकि नंबर्स यहां पर खराब थे। श्री सीमेंट, मैरिको जैसे प्लेयर्स में भी हमने देखा लोगों ने जमकर खरीदारी की। हालांकि ADAG एक और पॉकेट जहां पर हमने देखा काफी ट्रैक्शन। रिलायंस इंफ्रा, याद रखिए कि ये MSCI इंडेक्स से बाहर होगा, उसके बावजूद 5% का इजाफा। इस पूरे पैक में आज हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। सरकार ने नई यूरिया पॉलिसी को एक थम्स अप दिया और उसका इंपैक्ट इन तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों में देखा गया। RCF स्पेशली लीड कर रहा था। ऑप्टो सर्किट्स, बॉश जैसे काउंटर्स थे जहां पर खबरों का इंपैक्ट देखने को मिला। एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया तो 6% के गेन्स। बॉश ने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ टाइप किया तो उधर भी हरकत देखने को मिली। लेकिन कुछ बिकवाली का दबाव भी था कुछ काउंटर्स में। अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स की धुलाई होती हुई दिखाई दी। यहां पर नंबर्स के बाद हमने देखा मेजर सेल ऑफ आया। तो ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर नंबर्स के लिहाज से बाजार खुश नहीं था, उनमें बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। आप कह सकते हैं थोड़ा सा पुल बैक आया है, लेकिन बुल्स आर नॉट येट बैक। देश की दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी ICICI प्रूडेंशियल AMC के MD और CEO निमेश शाह के मुताबिक बाकी देशों के मुकाबले भारत निवेश के लिए महंगा हो चुका और रिटर्न भी नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन निमेश ये भी मानते हैं कि बाजार में इस समय FIIs की बिकवाली से घबराने का नहीं, बल्कि यहां से 6 से 8 महीने तक निवेश करने का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है वेयर FIIs हैव सोल्ड एंड इंटरेस्टिंगली म्यूचुअल फंड्स हैव बीन गेटिंग इन्फ्लुएंस। जो दिन मार्केट नीचे जाता है लोग ज्यादा निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में। सो दैट इज द रियलिटी। सो आई थिंक वेन एवर FIIs आर सेलिंग एंड करेक्शन इज बिकॉज ऑफ दैट, दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय हिस्टोरिकली। FMCG sector is very expensive in India, so I have not gone as a fund house. We have stayed away from FMCG because FMCG they are the best companies in the country. But वो 40 के PE पे हम खरीद नहीं सकते उनको, उसमें पैसा बनने की उम्मीद मेरे हिसाब से उतनी कम है। What we are bullish on auto, especially 4-wheeler companies, जिस तरह के नतीजे भी मारुति के आए हैं, so our stand has been vindicated in that auto companies हमको अच्छी लग रही है। हमको banks, private sector banks, I'll be very specific, private sector banks on which we are bullish on, because I think with interest rate cuts happening, that sector will also do well. और अब बात करते हैं सोने की, जो हम देख रहे हैं कीमतों में जोरदार तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1215 के लेवल और 0.25% की तेजी। घरेलू बाजार में 27,400 के ऊपर कारोबार हो रहा है 1.25% की तेजी के साथ। यहां पर आपको बता दें अमेरिका में खराब रिटेल सेल्स और रोजगार आंकड़ों के कारण डॉलर गिरकर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे हम देख रहे हैं सोने में तेजी आई है। और साथ ही चांदी भी सोने को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $17 के पार, यहाँ पे 3.5% की तेजी। घरेलू बाजार में भी 2.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है 39,430 के लेवल पर। तो यहाँ पर डॉलर की कमजोरी की वजह से हम देख रहे हैं बुलियंस को सपोर्ट मिल रहा है और कल हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी को लेकर रुपए की चाल में भी कुछ हद तक सुधार दिख सकता है। और बुलेटिन में आगे, PM मोदी ने चीन रवाना होने से पहले चीनी मीडिया से की मन की बात और सरकारी विज्ञापन पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा और उससे जुड़ी उम्मीदों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से शुरू होने वाली चीन यात्रा से पहले चीनी मीडिया से अपने मन की बात कही। PM मोदी ने इस बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें इस यात्रा का काफी दिनों से इंतजार था। चीन के मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने यात्रा से जुड़ी अपनी उम्मीदों को भी बताया। उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत और चीन मिलकर पूरी दुनिया को शांति का संदेश दे सकते हैं। बता दें कि 3 दिनों की तक चलने वाली यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात चीन रवाना हो रहे हैं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था चीन यात्रा के लिए। सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति जी ने मुझे बहुत गर्मजोशी से फोन पर बात की, अभिनंदन किए। बाद में गत 1 वर्ष में हम 3 बार मिले। राष्ट्रपति जी के साथ बहुत विस्तार से बातें हुई। मुझे विश्वास है कि चीन की मेरी ये यात्रा भारत और चीन के संबंधों को ही आगे बढ़ाएगी ऐसा नहीं, लेकिन पूरे एशिया को
और दुनिया के सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक नया सीमा चिन्ह बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी के श्रीयान पहुंचने से पहले ही सीएनबीसी आवाज श्रीयान पहुंच चुका है। श्रीयान से हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार दत्ता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रही हैं। तमन्ना, यात्रा से एक दिन पहले भारत के पाकिस्तान पर दिए गए सख्त संदेश को कैसे यहां पर देखा जाए? आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम श्रीयान में है, जो एक प्राचीन शहर कहा जाता है, लेकिन हम इस वक्त इसके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में है, जो आप देख सकते हैं किसी भी एंगल से प्राचीन नहीं नजर आ रहा है। खैर, मोदी जी की यात्रा के ठीक पहले भारत का चीन को ये संदेश देना कि पाकिस्तान में जो उनकी एक्टिविटी है, पीओके में जो उनकी एक्टिविटी है, उससे हम नाराज हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूरी यात्रा के पहले हम एक कड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि जी हाँ, प्यार मोहब्बत की सारी बातें होंगी, लेकिन कुछ चीजों पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि मेरे ख्याल से जो हेडलाइंस निकल कर आएंगी इस पूरी यात्रा से, वो इकोनॉमिक और ट्रेड की ही होंगी। जो हमें आज जानकारी मिली है उसके मुताबिक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 1 डजन से ज्यादा अग्रीमेंट साइन होंगे, बिजनेस टू बिजनेस 20 से ज्यादा अग्रीमेंट साइन होंगे, और सबसे जरूरी जो जानकारी हमारे पास है, जो पिछले सितंबर $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की थी चीन ने, उस पर कुछ कॉन्क्रीट देखा जा सकता है इस बार। जी, शुक्रिया तमन्ना इस अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन एशिया, यूरेशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से में चीन की पैठ बनाने वाला राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्लान क्या इस दौरे में बड़ा मुद्दा बनेगा, बता रही हमारी संवाददाता तमन्ना इनामदार। मोदी जिनपिंग की इस बातचीत में एक मुद्दा बैकड्रॉप में छाया रहेगा, जिसकी शायद खुलकर इस बार डिटेल में बात ना हो। वो है शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्लान का। अब इस प्लान का जो संकल्प है वो एक तरह से शियान से ही शुरू होता है, जो सिल्क रोड का स्टार्टिंग पॉइंट रहा है। ये प्लान है कि रास्ते से और समुद्र के रूट से एशिया, यूरेशिया और अफ्रीका के हिस्सों को जोड़ा जाए। अब भारत का सवाल है कि इस बड़े प्लान में हमारा रोल क्या है और हम पर क्या असर पड़ेगा। साथ में ये बात भी थोड़ी सी खटक रही है कि इस प्लान के एक हिस्से के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बीच में सीधा रास्ता बन रहा है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चीन बना रही है, उनके ट्रूप्स भी वहां पर है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर तो यही है कि शी जिनपिंग का ये बड़ा प्लान बिना भारत के रोल का क्या पूरा हो सकता है? शायद नहीं। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा की शुरुआत हो रही है ऐतिहासिक शहर शियान से। ये चीन के राष्ट्रपति का गुहनगार तो है ही, साथ ही ये अपने टेराकोटा म्यूजियम के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी टेराकोटा म्यूजियम को देखने भी जाएंगे, लेकिन मोदी जी वहां पहुंचे उससे पहले हमारी संवाददाता तमन्ना इनामदार वहां पहुंच चुकी हैं। की मुलाकात ऐतिहासिक होगी और इसकी शुरुआत ऐतिहास से ही हो रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी शियान पहुंचेंगे, प्राचीन शहर शियान पहुंचेंगे, जो शी जिनपिंग का होम टाउन है, तो उनका पहला स्टॉप यहीं पर होगा, टेराकोटा म्यूजियम पर। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी बताया जाता है। 2200 साल पुराने ये मिट्टी के पुतले असल में एम्परर चिन की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। परलोक में भी ये अपने एम्परर की हिफाजत कर रहे हैं। करीब 2 मील दूर एम्परर का टूम आज भी बना हुआ है, और ये सारे जो पुतले हैं करीब 6000 मिले हैं, ये लाइफ साइज है, लाइफ लाइक है और बड़े डिटेल में बने हुए हैं। और आज भी ये बैटल फॉर्मेशन में खड़े हैं, यानी आज भी अगर कोई अटैक हो तो वो अपने एम्परर की हिफाजत करने के लिए तैयार है। तो खैर यहाँ से शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा शियान से, और इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आमतौर पर जब चीन और किसी भी देश के बीच में इस तरह की मुलाकात होते हैं तो वो बीजिंग में शुरू होते हैं। ये थोड़ा सा एक हटके फॉर्मेट बना हुआ है, जहां पर शी जिनपिंग अपने होम टाउन में नरेंद्र मोदी को होस्ट करेंगे। हालांकि ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब वो सितंबर में, पिछले साल सितंबर में भारत आए थे तो वो अहमदाबाद और वाडनगर गए थे, मोदी के होम टाउन गए थे, और ये एक रेसिप्रोकल विजिट है। लेकिन इससे उम्मीद की जा रही है कि गर्मजोशी का माहौल सेट होगा। कैमरामैन वैभव माने के साथ
शियान में तमन्ना इनामदार दत्ता। इधर प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा को लेकर चीन में भी खासा उत्साह है। इस बात का पता इससे भी चलता है कि जहां जहां हमारी सहयोगी तमन्ना रिपोर्टिंग के लिए पहुंच रही है, वहां पर चीन के लोग उनके साथ जमकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। आप भी देखिए। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एविएशन कंपनियों की मनमानी के खिलाफ सीएनबीसी आवाज की बड़ी मुहिम। एविएशन कंपनियों की मनमानी पर ही बीजेपी सांसद किरीट सोमैया से होगी खास बातचीत। इस ब्रेक के बाद अब बात करते हैं एविएशन कंपनियों के खिलाफ सीएनबीसी आवाज की बड़ी मुहिम की। हम हवा में हेराफेरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एयरलाइन कंपनियों की मनमानी जारी है और यात्रियों को खुलेआम लूटा जा रहा है। एयरलाइन कंपनियों की मनमानी के खिलाफ हम जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। हमारा मानना है कि एयरलाइन कंपनियां मनमानी कर रही हैं, कभी हवाई किराए को लेकर तो कभी रिफंड को लेकर, कभी विंडो सीट को लेकर यात्रियों से वसूली की जा रही है। हवाई यात्री भी एयरलाइन कंपनियों की इस मनमानी से काफी त्रस्त हैं। यात्रियों की तकलीफ जानने के लिए हमने कई हवाई यात्रियों से बात की। अगर एक दिन आप ऊपर नीचे कर लेते हो इस चीज में, आप फैमिली को डिसीजन लेने में एक दिन ऊपर नीचे कर लेते हो, तो प्राइसेस ऑन अ वेरी हाई। जैसे चेन्नई टू श्रीनगर हमने देखा कि 6,500 में मिल रहा था एंड प्रोबेबली अ वीक लेटर इट 8,000 हो गया था। तो 1,500-2,000 का फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी हो रहा है इस चीज का। सर्विसेज व्हेन यू हैव लग्जरी एंड व्हेन यू गिव क्लास, अभी तो बस से बदतर हो गया यार। तो एयर इंडिया की सीट्स हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल। फॉर एग्जांपल टुडे आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम Goa to Delhi. I asked for some help and they said it's not under our hands. That I need to cross that all that clearance and security because I left my flight. I literally left my flight, but Indigo people didn't help me out. When now I have to book another flight of the Indigo only. They have taken more charges from me. एयरलाइन कंपनियों की मनमानी के गूंज अब सत्ता के गलियारों में भी सुनाई देने लगी। आज 20 सांसदों के एक समूह ने सरकार से फेस्टिवल सीजन के दौरान हवाई किराए और कैंसिलेशन चार्ज में भारी बढ़ोतरी के मामले की जांच करने की मांग की है। इन सांसदों की अगुवाई बीजेपी सांसद किरीट सोमैया कर रहे हैं। सांसदों ने इस बारे में विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू को ज्ञापन भी सौंपा। एयरलाइन कंपनियों की मनमानी पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ खुद बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे संवाददाता रोहन सिंह भी हमारे साथ है। रोहन, हम किरीट जी से तो बात करें, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यात्रियों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, यात्री आज परेशान है, यात्री आज कंफ्यूज है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो आधार है किरायों में वृद्धि का, अचानक से बढ़े किरायों का, उनका आखिर आधार क्या है। क्योंकि अगर आप अभी बुकिंग कराते हैं किराए कुछ और है, कल सुबह बुकिंग कराएंगे किराए दुगने हो जाते हैं। अगर आपको अचानक से यात्रा करनी पड़ी तो ये आपके लिए एक तरह से एक आम आदमी के लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो एक जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो माहौल है उससे यात्री काफी परेशान है और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पे कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि एक पूरी मनमानी है। दूसरे तरह की जो मनमानी है वो है विशेष सेवाओं के नाम पे। अब ये विशेष सेवाएं हैं क्या? जो सेवाएं पहले आपको उसी पैकेज में मिलती थी, अब उन्हीं सेवाओं को विशेष सेवाओं का नाम देके, जैसे कभी आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि शायद आपको विंडो सीट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़े या फिर एक्स्ट्रा लेग स्पेस के लिए ज्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन आज ये एक सच्चाई हो चुकी है। जो हवाई कंपनियां हैं वो एक तरह की मनमानी भी उतर आई हैं और वो इन्हीं सेवाओं को, जो सेवाएं
आपको आमतौर पे सामान्य तौर पे आपके किराए के साथ मिलने चाहिए, उन्हें वो विशेष सेवाओं का नाम देके आपसे अधिक पैसे ले रही हैं। और इससे निकलना, इस पूरे चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर आप कैंसिलेशन कराने जाते हैं तो आपसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, आप रिफंड की बात करने जाते हैं तो आपसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो ये जो पूरा चक्रव्यूह बनाया गया है एयरलाइन कंपनियों के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं एक आम आदमी, एक आम पैसेंजर फंसा हुआ है, उससे निकलने की मांग कर रहा है। बिल्कुल रोहन, यहाँ पर अब जुड़ते हैं किरीट सोमैया जी से भी। आप ये बताएं, सर आपसे ये जानना चाहेंगे इनफैक्ट कि हवाई यात्रियों के साथ एयरलाइंस मनमानी करती रहती है, सीएनबीसी आवाज भी हमेशा इसे उजागर करता रहा है, आखिर आपको इसके खिलाफ आवाज क्यों उठानी पड़ी? वो गए कुछ, वैसे हम कह सकते हैं कि गत 2 वर्ष से ये ऑब्जर्वेशन आ रहा था कि पर्टिकुलरली ये जो सीजन्स आती है, समर, दीपावली, क्रिसमस, इसमें ये सब एयरलाइन कार्टेलाइजेशन करके कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। अब बातें ये होने लगी कि धीरे 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 करके वो प्रयोग आगे जाने लगा। कल ये बात ध्यान में आई कि कैंसलेशन चार्जेस 2000 के डबल कर दिए। पहले कहा इमरजेंसी जो रो होगा उसका रेट ज्यादा देना पड़ेगा, 200-500 रुपया, फिर किसी ने 600 कर दिया। अब नई अनाउंसमेंट आई कि एवरी सीट यू विल हैव टू पे मोर। तीसरी बात ये ध्यान में आ गई कि भैया कैंसलेशन में, रिफंड में कोई कहने वाला ही नहीं है। और एनी ब्रांडेड एयरलाइन में, इंडिगो से लेके जेट एयरलाइन दोनों, अजय इसकी रिड्रेसल सिस्टम ही नहीं है। आप 10 धक्के खाते रहो। और इसलिए फिर आपकी चैनल हो या कुछ अच्छे अंग्रेजी अखबार है, उन्होंने भी इस विषय को उठाया। और इसके कारण फिर गए कुछ सप्ताह से मेरे दिमाग में चल रहा था, अभी इंडिगो की अनाउंसमेंट और जेट की अनाउंसमेंट सुनकर मैंने तुरंत ही आज निर्णय लिया। आज ये 20 सांसदों से बात की, उन्होंने अपना ज्ञापन को समर्थन देकर, और आज ही पार्लियामेंट में मंत्री महोदय से मैंने मुलाकात करके ये विषय उनके सामने रख दिया। जी बहुत अच्छी बात है किरीट जी, लेकिन अगर इस मुद्दे की बात करें तो पहले भी उठता रहा है, पहले भी इसके खिलाफ आवाज उठाई गई, लेकिन अब आप इसे कहां तक ले जाएंगे? आपका सहकार्य होगा, आपकी शुभकामना होगी तो इसमें सफलता भी पाएंगे। एक होता है विषय उठाना, दूसरा उस विषय को न्याय दिलाना, और तीसरा इसमें सफलता। एक बात मैं जरूर आपको कहूंगा कि अगर एक्टिविज्म जारी रहेगा तो ये तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार में एक बहुत क्लैरिटी है, किसी को अन्याय नहीं होगा। और इस दृष्टि से इस विषय को मैं आगे लेकर जाने वाला हूं। अगले संसद के अधिवेशन में ये विषय उठाऊंगा। ये जो 20 सांसदों का ज्ञापन है, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके चेयरमैन से भी मैं मिलकर उनको भी दूंगा। मैं उनसे भी विनती करूंगा ये विषय वो भी सिलेक्ट करें। साथ में मेन एयरवेज जो है, देखो एक बार क्या हो गया कि इंडियन एयर मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन जो एयर कंपनीज जो है एक अननोइंगली कार्टेलाइजेशन, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन तैयार हो रही है। एक और सरकारी एयरलाइन वो कंपटीशन में उतना जाना नहीं चाहती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर किंगफिशर बंद पड़ गया। अभी स्पाइसजेट में भी धीरे धीरे वो आगे आने का, माने उसमें से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। और उसके कारण इंडिगो और जेट एयरवेज ने अब एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया है। तो इस संघर्ष में तो आगे जाऊंगा ही, और कोई भी हो, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन ये मेरा मुद्दा है। जी, लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि आपकी वन मंत्री से भी बात हुई है, क्या कोई आश्वासन मिला है आपको उनकी तरफ से? ऐसा है कि इस दृष्टि से
जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम है, कैंसलेशन जैसे चार्जेस है, एबनॉर्मालिटी है, नॉन ट्रांसपेरेंसी है, उसमें तो मंत्री जी ध्यान देंगे। रही बात रेगुलेटरी सिस्टम की, ओपन मार्केट को कैसे सिस्टमेटिक करना, मेरी और मंत्री जी से बात हुई। मैंने कहा कि पहले 2-3 मुद्दे आप उठाना मंजूर कर रहे हो तो ये तो उठा लो। ओपन मार्केट का अर्थ है एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, और इसके लिए आज मंत्री जी के साथ में पहली बार इस विषय में चर्चा हुई है। उन्होंने 3 विषयों को आगे ले जाने का कबूल किया है। अब ओपन मार्केट इकोनॉमी और एक्सप्लॉयटेशन, इस विषय में मैं और एक कदम आगे जाने वाला हूं, और जो मोनोपोलिस्टिक कमीशन है, जो कंपटीशन कमीशन है, इनके पास भी ये विषय लेकर आने वाले 2 सप्ताह में हम पिटीशन फाइल करेंगे। जी किरीट साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी भी शुभकामनाएं और सहयोग भी रहेगा आपको इस मुहिम में। CNBC आवाज लगातार उठाता ही रहा है इस तरह की आवाज, और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। आवाज की इस मुहिम के साथ सरकार भी खड़ी हुई नजर आ रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में विमानन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि हवाई किराए की मनमानी खत्म होनी चाहिए, और वो इस मुहिम में आवाज के साथ है। यहाँ पे एक मामला उठा, 20 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय को शिकायत की है कि 2-3 कंपनियां मिलके जरूरत के वक्त में पीक सीजन के टाइम में फेयर हाइक कर देते हैं, कैंसिलेशन चार्जेस बढ़ा दिए हैं। तो मंत्री होने के नाते आपको लगता है ये विषय गंभीर है, इस पर विचार करना चाहिए? मैं इस विषय पर चिंता करने के लिए तैयार हूं। इन प्रिंसिपल आई एक्सेप्ट दैट प्रीडेटिंग प्राइसेस इन द एयरलाइंस शुड नॉट बी देयर, बट इट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन एंड विल कम आउट विद सम सोल्यूशन। मैं समझता हूं उनकी मांग जायज है, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी प्राइस में कैपिंग नहीं है, लेकिन इस विषय में हम कोई ना कोई समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत बड़े स्तर से हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बड़े स्तर का मतलब क्या समझ रहे हैं? कॉर्पोरेट की तरफ से सरकार भी बता रहे हैं कि 20 सांसदों के समूह ने जब हम पर ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी ताकत है। एक सांसद 20-20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने आप में बड़ा कुछ समय सीमा देने चाहेंगे, कब तक इस पर कुछ फाइनल गाइडलाइंस, कुछ रूल? गंभीर चर्चा कर रहा हूँ, इस पर गंभीर चर्चा हो रही है, लेकिन आप मानते हैं ऐसा करना जायज नहीं है कि पीक और पीक टाइम में आप किराया बढ़ा दें, कैंसिलेशन चार्जेस बढ़ा दें? व्यक्तिगत राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए। तत्काल कोई सिफारिश, कोई सुझाव एयरलाइंस कंपनियों को? मेरी भी सुझाव है, मैं एयरलाइंस के सभी लोगों को बुलाकर इस विषय में कोई ना कोई समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके साथ हूं। बाल श्रम कानून में बड़े बदलाव के बाद सरकार के सामने उठे अहम सवाल। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने CNBC आवाज से की खास बात। और ग्राउंड जीरो पर करेंगे महंगाई की पड़ताल। बाल श्रम के मुद्दे पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करते हुए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना खतरे वाले घरेलू कारोबार में काम करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये मंजूरी छुट्टियों के दिन और स्कूली घंटों के बाद के लिए दी गई है। सरकार का कहना है कि कानून में बदलाव राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुकूल है। इस संबंध में संशोधन विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय। मंत्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैमिली बिजनेस में काम करने की इजाजत देने से उनकी पढ़ाई पर खराब असर नहीं पड़ेगा? ऐसे नहीं है, इसलिए हमने उसमें प्रावधान किया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो आयु है वो आयु की हमने जो है परिमिति की है। और दूसरी बात, वर्किंग आवर्स में यानी जो स्कूल चलती है वो स्कूल के समय में ये काम नहीं करना चाहिए। स्कूल आवर्स के बाद ही जो है ये सहायता दे सकता है। तो इसलिए ये 2 प्रावधानों से थोड़ा उनको सुविधा मिलती है। लेकिन हमारी देश में ज़्यादा जो लोग जो है घरेलू मामले में फैमिली के रूप में काम कर लेते हैं। फैमिली में बच्चा भी रहता है, वो भी ऐसा स्किल के जैसा काम करते रहता है,
तो इसलिए ये बहुत पुरानी इसे संप्रदाय आई हुई है। इसको धीरे धीरे जो बचपन का जो बहुत उमंग है, जो उत्साह है, उसको अच्छे रूप में ले जाना चाहिए। और हम ये भी चाहते घरेलू में भी जो है वो ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा अच्छा निकले, ज़्यादा स्किल से बाहर निकले, यही विषय को हम ज़्यादा ध्यान में देते हैं। लेकिन हमारे एक्ट के तहत, हमारे एक्ट के खिलाफ जो भी काम करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगा। बिल्कुल दत्तात्रेय जी, यहाँ पर ईपीएफओ कॉर्पस को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने पर भी विचार हो रहा है और आपका मंत्रालय इस पर काम भी कर रहा है। क्या स्थिति है इस पर? हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग में सभी ट्रेड यूनियन, सभी एम्प्लॉयर बहुत चर्चा करने के बाद फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी ने कुछ गाइडलाइंस भी तैयार किया है। वो गाइडलाइन को हम दृष्टि में रखते हुए आगे चल के इसमें जो इक्विटी में पार्टिसिपेशन करने का एक मैकेनिज्म तैयार करने का हम लोग शुरुआत किया है। वो मैकेनिज्म इसलिए है, पहले हम लोग 1% जो है इक्विटी करेंगे, फिर बाद में 2% करेंगे, फिर बाद में 3%, फिर बाद में 2016 मार्च तक हम 5% इक्विटी तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। जी दत्तात्रेय साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने और बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, पीएम और चीफ जस्टिस का ही फोटो लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी विज्ञापनों में यहां पर सिर्फ राष्ट्रपति, पीएम और चीफ जस्टिस से ही अब उनकी फोटो छप पाएगी। साथ ही राष्ट्रपति, पीएम और चीफ जस्टिस खुद तय करेंगे कि उनकी तस्वीर विज्ञापन में लगनी चाहिए या नहीं। अदालत ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगी जो तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, इसलिए जनता का पैसा सरकारी विज्ञापन में खर्च नहीं होना चाहिए। अब बात महंगाई की, जो आंकड़ों में तेजी से कम हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जब आप मंडी जाते हैं और सब्जियां खरीदते हैं तो समझ में आता है कि महंगाई सिर्फ कागजों में ही है या कम हुई है। बेमौसम बारिश का साइड इफेक्ट साफ देखने को मिल रहा है। दाल हो, मसाले हो या रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां, हर ओर महंगाई की आग भड़क रही है। सीएमडीसी आवाज की खास मुहिम के तहत हमारी टीम पहुंची देश के अलग अलग हिस्सों में पता करने की आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं मुंबई में महंगाई का वार। हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह ने मुंबई की मंडियों का जायजा लिया। महंगाई अब सिर्फ दालों और मसालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। मैं इस वक्त खड़ी हूं परेल की एक मंडी में, जहां पे गर्मी तो काफी है, लेकिन सब्जियों के भाव सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे कौन सी सब्जी किस भाव में बिक रही है। टमाटर से शुरुआत करेंगे। आमतौर पर हर हाउस होल्ड में बनता है टमाटर, हर सब्जी में इसका इस्तेमाल होता है। 20 रुपए प्रति किलो में बिकने वाला ये टमाटर अभी यहाँ पे 40 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। यानी अगर आप देखें एक महीने में करीब 20 रुपए प्रति किलो कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। गोभी, ये यहाँ पे फूल गोभी रखी हुई है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हर एक हाउस होल्ड में बहुत कॉमनली बनाई जाती है। इसका भाव भी पहले 20 रुपए किलो था, अब ये यहाँ पे 60 रुपए प्रति किलो, यानी एक महीने के अंदर 40 रुपए प्रति किलो कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। करेला, जो कि काफी सेहत के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन इसका स्वाद काफी ज्यादा अब आपके लिए कड़वा हो गया है, क्योंकि 50 रुपए प्रति किलो में मिलने वाला करेला अब यहाँ पे 80 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। तो एक तरह से आप अपने स्वास्थ्य को भी कुछ समय के लिए टाटा बाय बाय कह दे तो अच्छा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मियों का लुत्फ आनंद आप शिकंजी या नींबू पानी पी के उठा सकेंगे, तो वो भी काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए में पहले 2 नींबू मिलते थे, जो कि अब 10 रुपए में 3 मिल रहे हैं। मैंने यहाँ पे सब्जी वालों से बात की और जानने की कोशिश की कि लोगों को कब तक इस महंगाई से राहत मिलेगी। उनका तो यही कहना है कि जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक महंगाई की मार जारी रहेगी। एक बात यहाँ पे साफ हो गई है कि जो आम आदमी है उसकी जेब तो काफी छोटी होती जा रही है, लेकिन उसका बजट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गुजारा कर पाना और अपने बजट को मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती है। प्रज्ञा सिंह, मुंबई। और मुंबई के साथ साथ दिल्ली में भी हमारी टीम ने महंगाई का जायजा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी के साथ साथ महंगाई की वजह से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। दिल्ली में हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने पता किया महंगाई का हाल।
बढ़ती महंगाई दिल्ली एनसीआर के लोगों की जेबों पर खासी भारी पड़ रही है। पिछले एक महीने में सब्जियों के दाम में खासा उछाल आया है और उसका सीधा असर मिडिल क्लास को झेलना पड़ रहा है। सब्जियों की अगर हम बात करें, खासतौर पर टमाटर, भिंडी, धनिया, मूली, मिर्ची, इनके दाम में खासी बढ़ोतरी हुई है। टमाटर की बात करें, एक महीना पहले टमाटर 20 रुपए किलो था, अब ये 50 रुपए का भाव चल रहा है। तो लोगों के पास अब ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं और खासतौर पर गृहिणियों को मुश्किल हो रही है क्योंकि उनके किचन का बजट गड़बड़ा गया है। क्या भाव क्या चल रहा है टमाटर का? और क्यों टमाटर 50 रुपए किलो चल रहा है इस टाइम। थोड़े महीने पहले 20 रुपए 30 रुपए किलो की बाजार थी। बारिश होने के कारण ज्यादा ही नुकसान फसल में आ गया है, जिससे बढ़ोतरी का रेट टमाटर का बहुत ज्यादा टन रहा है ऊपर को। मिर्ची, अदरक भी रेट हाई फाई हो रहा है। पहले टमाटर 20 रुपए किलो था, अभी 40 रुपए किलो है, यहाँ तक कि 60 रुपए किलो हो रहा है। इसके लिए जो छोटे लोग हैं उनको सब्जी खाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। और कौन कौन सी चीजें बढ़ी? लगभग सारी चीजें बढ़ी। आलू थोड़ा सा जो है ना सस्ता है अभी, बाकी सब रेट। आप बताइए, आप गृहिणी हैं, आपको तो किचन बनाना पड़ता है, किचन संभालना पड़ता है, आपको थोड़ा हट जाएंगे सामने? हाँ जी भैया, ऐसा हुआ। पहले हमें 100 रुपीज में एक दिन की सब्जी ले जाते थे, अब भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। खीरा है वो भी 40 रुपए किलो हो रहा है, टमाटर 60 रुपए किलो, भिंडी भी 60 हो रही है। तो इतना मुश्किल हो रहा है कि मतलब दिन की सब्जी, जो एक दिन की सब्जी है 100 रुपीज में मतलब आ नहीं रही। मिर्च, नींबू, यहाँ तक कि हर सब्जियां। अब यहाँ हम आए हुए 1 घंटे हो गए, हम घूम रहे हैं हर जगह, रेट पूछ रहे हैं कि क्या रेट ले, सब्जी कहीं भी पूछ रहे हैं। मतलब पहले जितना हम ले रहे थे उससे 2 गुना रेट हो रहा है। तो दिक्कत बहुत हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है अभी सब्जियों में। और भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द शुरू होगी क्रिकेट सीरीज। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। और रॉबर्ट वाड्रा पर गिरेगी जांच की गाज। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए विस्तार से खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डील की जांच बीजेपी सरकार करवाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार हरियाणा सरकार इस लैंड डील की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच आयोग बनाने की तैयारी में है। एक रिटायर्ड जज मामले की जांच कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने इस जांच से जुड़े दस्तावेज केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते जांच आयोग का ऐलान हो सकता है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुए तमाम जमीन सौदों की जांच एक उच्च स्तरीय जांच आयोग करेगा और इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। जांच खासकर उन जमीनी सौदों की होगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा शामिल हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि राज्य सरकारें किसी भी तरह की जांच कराने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर किसी मामले में सवाल उठ रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। सरकारें यदि चाहें कि सभी तथ्य के तह तक जाए तो ये बड़ा आवश्यक है कि उस विषयों पर जांच हो। अगर कोई राज्य सरकार उनके परिधि में और उनके राज्य में किसी प्रकार का अगर आरोप लगा है तो जांच उनके परिधि में, इसमें हमें कोई अपनी टिप्पणी नहीं देनी है। लेकिन सच जो भी है, जिस विषयों पर विवाद बना रहा है, अगर सच सामने आए तो मुझे लगता है इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। कल से फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।